शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी जिसमें हम संधि को देख रहे थे। ठीक है, स्वर संधि की हमने बात शुरू की थी। स्वर संधि में हमने स्वर संधि को 5 प्रकारों से विभाजित किया था, जिसमें हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि की चर्चाएं कर चुके थे। ठीक है, मतलब आपने 3 को देख लिया था, दीर्घ, गुण, वृद्धि स्वर संधि को। हमने सबके अपने अपने रूल बताए थे। इन रूल को अगर आप जानते रहेंगे तो आपको संधि में दिक्कत नहीं होगी। अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, संधि के भागों में से। ठीक है, तो अगर आपने पीछे के पार्ट देखे होंगे तो मैं समझता हूं कि बेहतर आपको समझ में आया होगा। आज हम चूंकि वृद्धि संधि के आगे की चर्चाएं करेंगे, कुछ एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं वृद्धि संधि से संबंधित। ठीक है, वृद्धि संबंधी का हमने जो रूल बताया था वृद्धि संधि का, हमने बताया था कि अ या आ के साथ अगर ए या ए का मेल हो तो वह ए की मात्रा बन जाती है। ठीक है, बड़े ए की। अगर अ या आ के साथ ओ या औ का मेल होता है तो औ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, या तो ये वाली मात्रा आएगी ए की या औ की। अगर आप इसे के करेंगे तो कै हो जाएगा और ये को हो जाएगा। ठीक है, तो ए और औ की मात्राएं इसमें आती हैं। अब देखिए, अगर हम इन उदाहरणों की चर्चा करें, एक बार देखते हैं वृद्धि स्वर संधि को। तो देखिए, एक उदाहरण मैंने लिखा है परमौदार्य। ठीक है, परमौदार्य, इसका आप विच्छेद करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, परम धन औदार्य। ठीक है, दोनों तरफ सार्थक शब्द आने चाहिए। औदार्य का भी अपना एक अर्थ होता है, परम का भी अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, उदार्य नहीं होगा, औदार्य होगा यहाँ पे। ठीक है, तो परम म में अ को निकाल दीजिए, हलंत लगाएंगे, अ अलग हो जाएगा और यहाँ पे औ हो जाएगा। ठीक है, अ या औ मिलेगा तो कौन सी मात्रा बनती है? औ की मात्रा बनती है। ये डबल वाली मात्रा बनेगी, ये किसके साथ आ जाएगी? म के साथ आ जाएगी। तो ये म क्या हो जाएगा? मौ हो जाएगा और पर इसके आगे लग जाएगा और दारे इसके बाद में। ये हो जाएगा परमौदार्य। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। कैसे पहचानेंगे? देखिए, तीसरे वर्ण पे डबल मात्राएं लगी है, औ की मात्रा लगी है। ठीक है, अ या औ की मात्रा आती है। अधिकतर यह तीसरे वर्ण पे दिखेगी, या तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जहां पे दूसरे वर्ण पे होगी। ठीक है, दूसरा देखिए, वित्तैषणा, वित्त धन एषणा। ठीक है, वित्त धन एषणा। अब देखिए, वित्त है, इसका का अ जो होता है और इसका ए, अ या ए मिलके क्या हो जाएंगे? ए की मात्रा हो जाएगी। कौन सी? ए की मात्रा। ये वाली मात्रा आ जाएगी ए की। ठीक है, ये जब मात्रा के रूप में डबल लगती है, ऐसे आप ए को जब बड़ा ए लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब मात्रा लगाएंगे तो ये डबल में लगती है। ठीक है, ये बड़ा ए है, वृद्धि के रूप में है। ठीक है, तो वित्त धन जब मात्रा के रूप में रहेगी इस तरीके से आएगी। जब ये मात्रा किसके साथ आएगी? इस अर्धता के साथ आएगी, जो अ के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ता है, मैंने बताया था कि व्यंजन स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। ये अर्ध व्यंजन, अर्ध वर्ण के रूप में है। ये ए की मात्रा इसके साथ आ जाएगी, तो आप इसे लिखेंगे वित्त, तब ए की मात्रा वित्त। ठीक है, ये क्या हो गया? वित्त। तो देखिए, तीसरे वर्ण पे क्या है? ए की मात्रा है। ठीक है, तो ए की मात्रा है चाहे औ की मात्रा है, वो वृद्धि स्वर संधि होती है। धनेश्वर, धन, धन ऐश्वर्य। ठीक है, दोनों का अपना एक अर्थ है। धन धन, धन धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य होता है। इनका भी अपना एक अर्थ है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम न में अ को अलग कर दें और ए को ले लें। ठीक है, तो अ और ए क्या होते हैं? ये ए की मात्रा आ जाती है। ठीक है, ये वाली मात्रा आ जाएगी। अ या ए मिलेगा तो एक रूप में बनता है। ठीक है, ये बनता है और मात्रा ये हो जाती है। जब मात्रा इस तरीके की आ जाएगी तो ये मात्रा किसके साथ आएगी? न के साथ आएगी। तो ये हो जाएगा ध, न के साथ ए की मात्रा और ये श्वर्य। क्या हो गया? धनेश्वर्य हो गया। धनेश्वर में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। तो उम्मीद करता हूँ वृद्धि स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपने दीर्घ समझ लिया, गुण समझ लिया और वृद्धि संधि को समझ लिया। ठीक है, तो देखिए, कल हमने एक उदाहरण बताया था, हो सकता है उसमें गलत हो गया हो, मैं फिर उसको क्लियर कर देता हूं। परम धन ओजस्वी होता है। ठीक है, हमने ओजस्वी लिख दिया था,
ओजस्वी, ठीक है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। परम धन ओजस्वी, ये क्या होता है, परमोजस्वी होता है, ठीक है। म का जो होता है अ और ओ और ओ मिलके क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तब ये औ की मात्रा किस पे जाएगी, माँ के साथ जाएगी, तो हो जाएगा परमौजस्वी, ठीक है, परमौजस्वी। परम धम ओजस्वी, क्योंकि देखिए सार्थक शब्द आने चाहिए। परम का अपना एक अर्थ है, ओजस्वी का भी अपना एक अर्थ है, ठीक है। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है, आप जानते होंगे। तो ओजस्वी और परम ये दोनों सार्थक शब्द हैं। इनको जब आप बनाएंगे तो ये देखिए कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा जो शब्द बन के आएगा संधि के रूप में वह परमौजस्वी होगा, उसमें जो होगी वृद्धि स्वर संधि होगी। कल मैंने इसे औ लिख दिया था, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। औजस्वी नहीं होता, औजस्वी का अपना कोई अर्थ नहीं, ओजस्वी का अर्थ होता है, ठीक है। तो ये वृद्धि स्वर संधि समाप्त होती है। अब दीर्घ गुण वृद्धि हो गया। अब हम देखेंगे यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि को। तो आइए देखते हैं यण स्वर संधि। देखिए स्वर संधि में हमारा चौथा भाग है यण स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ गुण वृद्धि यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, इसके नियम देखिएगा और उदाहरणों को समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यण स्वर संधि का नियम होता है, देखिए इसे गुण स्वर संधि का विपरीत भी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्यों कह सकते हैं, अगर आपने गुण स्वर संधि के रूल पढ़े होंगे तो अ या आ के बाद ई या ई आता था तो ए हो जाता था, आ या आ के बाद उ या उ आता था तो ओ हो जाता था, आ या आ के बाद ऋषि आता था तो अर हो जाता था, ठीक है। ए ओ अर ये होते थे गुण स्वर संधि में। अब अगर आप यण स्वर संधि की बात करेंगे तो जो गुण में दूसरे भाग में आते थे वही यहाँ पे देखिए पहले भाग में आ रहे हैं, ई आई उ या उ और ऋषि, ठीक है। अब इसमें क्या है यण स्वर संधि में कि आरंभ में आपको ई आई उ या उ और ऋषि मिलेगा, बाकी अब तक जितने आपने पढ़े, दीर्घ पढ़े, गुण पढ़े और वृद्धि पढ़े, इसमें आपको आरंभ में अ या आ ही मिलता था, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं मिले। सेकेंड पार्ट में विभाजित होते थे लेकिन फर्स्ट पार्ट में आ या आ के साथ ही मेल होता था। लेकिन अब जो होगा वह ई आई उ या उ और ऋषि के साथ मेल होगा। ये चीज आपको गुण स्वर संधि में दूसरे भाग में दिखती थी, ठीक है। इसीलिए इसे यण स्वर संधि को गुण स्वर संधि का इसका विपरीत जो होता है वह गुण स्वर संधि होती है, यह माना जाता है, ठीक। तो देखिए ई या ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो यह किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा, य में, ठीक है। उ या उ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वह में बदल जाएगा। ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वह र में बदल जाएगा, ठीक है। कोई भिन्न स्वर, इसका यह मतलब होता है कि इसको छोड़कर, मतलब ई या ई के साथ ई या ई नहीं आएगी, कोई भिन्न स्वर आएगा। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और इसके अतिरिक्त अगर समान आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होना है, दीर्घ स्वर संधि में समान हो जाते हैं, लेकिन यण स्वर संधि में जो कोई भिन्न स्वर लिखा गया है इसका तात्पर्य यह है कि इसके अतिरिक्त कोई स्वर आना चाहिए। ई आई को छोड़कर, उ या उ को छोड़कर और ऋषि को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वह य, व और र में परिवर्तित हो जाएगा। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि य, व और र के पूर्व अर्धवर्ण आने चाहिए, ठीक है। इसका यह रूल है कि य और व और र के पूर्व क्या आएगा, अर्धवर्ण आएगा, जिससे आप पहचान कर पाएंगे कि यह क्या है, यण स्वर संधि है। ये आपको पहचान करने में बहुत सहायक होता है। आप जहां भी आप शब्द को देखेंगे उसमें जहां अगर य व र आया है तो उसके पूर्व अर्धवर्ण जरूर होगा, ये आपको पहचान करने में बहुत सहायता करेगा, ठीक है। एक चीज देखिए मैं और यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए य व र, जब मैं आपको वर्णमाला बता रहा था तो देखिए मैं आपको बताया था कि यह अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। य व और र, उसमें भी य और र, ठीक है, ये मुख्य रूप से माने जाते थे। य व र ये अर्ध स्वर होते हैं। क्या मैंने क्यों हुआ था ये भी मैंने बताया था, अगर आपने वर्णमाला पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आइए उदाहरणों को समझते हैं। बाकी इसका रूल बहुत आसान सा है कि ई आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह, उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह, और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र, ठीक है। अब देखिए 3 उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए पहला है स्त्री उचित, ठीक है, स्त्री उचित। अब देखिएगा यहाँ पे यह आया हुआ है, यह रूल में भी आपके यह बनता है, और उसके पूर्व देखिए अर्धवर्ण आया है, त्र, अर्धत्र आया है, ठीक है। ये अर्धत्र के रूप में आया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है यह व र के पूर्व अर्धवर्ण आता है। तो अगर अर्धवर्ण आया है और यह भी है तो ये कौन सी संधि होगी, ये होगी आपकी यण स्वर संधि होगी, ठीक है। अब आप इसका विच्छेद करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा
इसका विच्छेद करेंगे तो ये होगा स्त्री, सार्थक शब्दों में तोड़ना है, स्त्री धन उचित हो जाएगा। ठीक है, अब स्त्री यहाँ पे देखिए त्र के साथ बड़ी ई लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बड़ी ई। ठीक है, मात्रा के रूप में बड़ी ई और ऊ है। तो बड़ी ई के साथ कोई भिन्न स्वर कौन सा आया है? ऊ आया है। ई के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? य के रूप में बदलेगा। मात्रा कौन सी लगेगी? मात्रा देखिए इसमें य में मात्रा जो लगेगी वह ऊ की मात्रा लगेगी। ये ऊ क्या है? छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। ये यू हो जाएगा यू। ठीक है, अब ये यू किसके साथ जाएगा? ये त्र के साथ जाएगा, तो ये होगा आपका स्त्री युचित। ठीक है, स्त्री उचित, ये आपका बन गया, स्त्री उचित बन गया। इसमें कौन सी है? यण स्वर संधि। ठीक है, स्त्री धन उचित में हमने तोड़ा है, दोनों सार्थक शब्द हैं। इसे त्र, देखिए त्र ये जो अर्ध रूप में होता है, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये पूरे वर्ण के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये यण स्वर संधि में होता है। ठीक है, जब भी आप इसे, जैसे अड़ा है, इसे आप जब भी विच्छेद करेंगे तो पूरे वर्ण में लिखा जाएगा, भले यहाँ पे अर्ध रूप में है। तो इस तरह को हमने यहाँ पूरे वर्ण में लिखा है, क्योंकि पूरे वर्ण में लिखेंगे तो इसका सार्थक अर्थ बनेगा। अब देखिए इसके साथ बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे ऊ है, ई और ऊ य में बदलता है, मात्रा भी लगती है, ऊ के अनुसार मात्रा लग जाएगी, छोटी ऊ की मात्रा। अब ये फिर से अर्ध रूप में आएगा, स्त्रियोचित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए वाणियोचित। अभी देखिए ये ड़ है, ये पूरा हो जाएगा, वाणी में हो जाएगा, वाणी धन औचित्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाणी, ड़ में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, जब आप इसे अड़ को अलग कर देंगे तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और औ है। ठीक है, ई या ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए, जैसे औ आया है तो क्या हो जाएगा? य में परिवर्तित हो जाएगा। मात्रा कौन सी लगेगी? य के साथ मात्रा इसकी लगेगी, औ की, तो ये हो जाएगा यौ। ठीक है, अब ये यौ किसके साथ आएगा? इस ड़ के साथ आएगा, तो आप लिख सकते हैं वा, अर्ध रूप में ये हो जाएगा वाणियो चित्त हो जाएगा। ठीक है, वाणियो चित्त, ये कौन सी संधि है? ये आपकी यण स्वर संधि है। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब ये अर्ध रूप का होता है, ये जब विच्छेद करेंगे तो इसे पूर्ण वर्ण के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिएगा वधु धन आगमन है। ठीक है, वधु धन आगमन। अब देखिए वधु धन आगमन, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक चीज आपको ये बताया था कि य व र के पूर्व अर्धवर्ण आता है। अब इसमें अर्धवर्ण कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए अर्धवर्ण था, यहाँ था, यहाँ था। ठीक है, य व और र के पूर्व, हमेशा देखिए य के पूर्व था, य के पूर्व था, यहाँ अर्धवर्ण आपको करना है। तो आप चूंकि ये विच्छेद करके बना है, इसका आपको शब्द बनाना है, ये विच्छेद है, वधु धन आगमन। तब कौन सा वर्ण विच्छेद में शब्द के रूप में अर्ध होता है? य व और र के पूर्व का वर्ण अर्ध रूप में हो जाता है। ठीक है, य व और र के पूर्व का वर्ण अर्ध रूप में हो जाता है। तो वधु धन आगमन, अगर हम ऊ है, ये देखिए ऊ है और ये क्या है? आ है। ठीक है, ये छोटा ऊ है, देखिए वधु के साथ छोटा ऊ है, ये आ है। ऊ और आ, देखिए ऊ या ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो व में बदल जाता है। किसमें? व में बदल जाता है। तो ये छोटा ऊ है, ये आ आया है, तो क्या हो जाएगा? व में आएगा। मात्रा किसकी लगेगी? इसकी लग जाएगी, आ हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, आ की मात्रा लग जाएगी, ये वाह हो जाएगा। अब देखिए किसको आप अर्ध करेंगे? इसके पूर्व के वर्ण को आप अर्ध करेंगे, तो इसके पूर्व का जो वर्ण है वो कौन सा है? ध है, इसी को आप अर्ध करेंगे, ध को, और इसके बाद वा लगा देंगे, वध्वा। अब आप गमन लिख देंगे। ठीक है, गमन लिख देंगे, ये हो जाएगा वध्वा गमन। आपका ये पूरा रूल ये फॉलो कर रहा है। य व र के, अर्थात यहाँ व के पूर्व क्या है? अर्धवर्ण ध है। ठीक है, वध्वा गमन हो गया। कैसे मैंने किया? वधु धन आगमन, इसका विच्छेद दिया था, उससे हमने शब्द को बनाया है। तो देखिएगा वधु धन आगमन, ऊ छोटी ऊ की मात्रा है, आ है, ऊ और आ व होता है, मात्रा आ के अनुसार लगेगी तो ये वाह हो जाएगा। अब इसी के पूर्व हमें अर्धवर्ण करना है, तो इसके पूर्व अर्धवर्ण कौन सा होगा? यही होगा ध, क्योंकि इन्हीं के बीच में वह बना है, इससे और इससे मिलके ही वह बना है, तो यही तो पहले का वर्ण है, पूर्व का वर्ण, यही अर्ध हो जाएगा और वाह जुड़ जाएगा, और गमन, गमन बचा है, गमन जुड़, वध्वा गमन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह स्वर संधि का ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा और रूल भी समझ पाए होंगे। ठीक है, तो देखिएगा और इसके उदाहरण में बताता हूं ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। कुछ मैं रूल और लिखवा देता हूं ताकि आप विच्छेद करें तो आपको दिक्कत ना हो। ये आप इस नियम को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो।
और आपके जो इससे रिलेटेड उदाहरण होंगे अक्सर यण स्वर संधि से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा उलझन ये होती है कि आपको अर्धवर्ण करना होता है। मान लीजिए विच्छेद करके दे दे तो आपको अर्धवर्ण करके लिखना होता है, या आप विच्छेद करें तो अर्धवर्ण को पूर्ववर्ण के रूप में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीजें इसमें यण स्वर संधि में होती है, ठीक है। इसमें अर्ध स्वर स्वर मैंने बताया ये सब सारे अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, यह और वह को मुख्य अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक। अब आइए कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं यण स्वर संधि से संबंधित। देखिए जिस तरीके से आप विच्छेद करते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। विच्छेद करने के उपरांत अर्धवर्ण को पूरा लिखेंगे, जो आपका अर्धवर्ण होता है उसे विच्छेद करने पर आप उसे पूरा लिख देंगे, ठीक है। फिर य व या र की मात्रा के अनुसार विच्छेद कर देंगे। कैसे, फिर से आप एक बार उदाहरणों के माध्यम से समझिए, ठीक है। जैसे स्वागत है, स्वागत का जब आप विच्छेद करेंगे, यहाँ पे देखिए कौन सी संधि अगर आपसे पूछ दिया जाए तो देखिए व आया हुआ है, यण स्वर संधि में आता है य व और र, इसमें व आया हुआ है, उसके पूर्व देखिए अर्धवर्ण है। ये यण स्वर संधि का रूल होता है कि य व र के पूर्व अर्धवर्ण आता है तो वह यण स्वर संधि होती है। तो यहाँ व भी आया है और अर्धवर्ण भी आया है, अर्थात इस शब्द में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। अब कैसे आप इसे विच्छेद करके देख सकते हैं, जैसे स्वागत है, ठीक है। स्वागत का विच्छेद जब आप करेंगे तो होगा सु, सु धन आगत, ठीक है, सु धन आगत। अब दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए, मैंने बताया दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। तो देखिए सु धन आगत दोनों तरफ सार्थक शब्द हो गए। अब देखिए ये छोटा ऊ है, ठीक है, स के साथ छोटा ऊ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आ जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था ऊ या ऊ के साथ भिन्न स्वर आए, यहाँ पे देखिए ऊ या ऊ के साथ भिन्न स्वर के रूप में आ आया है, तो किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है। मात्रा कौन सी लगेगी, इसी की मात्रा लगेगी, वा, ये वा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वा किसके साथ आ जाएगा, इस स के साथ आ जाएगा। देखिए स अर्ध था, हमने इसे पूर्ण रूप में लिखा है, ठीक है, लेकिन ये जब आप शब्द बनाएंगे तो ये अर्ध ही रहेगा, ये वा इसके साथ आ जाएगा, स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। तो ये आपका शब्द बन गया, क्या है, यण स्वर संधि। विच्छेद करने के उपरांत अर्धवर्ण को पूरा लिखेंगे। ये अर्धवर्ण था, इसे हमने स को पूरा पूर्ण वर्ण में लिखा, फिर हमने क्या किया, य व र की मात्रा के अनुसार विच्छेद कर दिया। देखिए व की मात्रा क्या है, आ की मात्रा है, व की मात्रा आ की मात्रा, य व र, तो क्या आया है, व आया है इसमें, व की मात्रा के अनुसार, तो विच्छेद व की मात्रा के अनुसार। देखिए आ की मात्रा इसलिए हमने यहाँ पे आ लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं, अ नहीं लिखे, आ लिखे, और हमें सार्थक शब्द भी बनाना होता है और इसकी मात्रा भी लेनी होती है। तो देखिए वा था तो आ की मात्रा लिख दिए, यही ये रूल हमने लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो उससे यह बन गया स्वागत। पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, त के साथ क्या है, री है, ऋषि जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आ है यहाँ पे, जब ये जाएगा तो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आ की मात्रा लग जाएगी इसके साथ और ये हो जाएगा रा, ठीक है। अब ये जब आप में आएगा तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक है, पित्राज्ञा। अब ये पूर्ण रूप में आ जाएगा और आ की मात्रा आ जाएगी, पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गुरुवोदन, ठीक है, गुरुवोदन। अब देखिए गुरु, इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये होगा गुरु धन ओदन, ठीक है, गुरु धन ओदन, क्या हो जाएगा, गुरुवोदन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुरु धन ओदन क्या हो गया, गुरुवोदन हो गया। इसमें देखिएगा कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। इसके अनुसार देखिए विच्छेद करने के उपरांत अर्धवर्ण को पूरा लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अर्धवर्ण कौन सा है, ये वाला है, ये अर्धवर्ण है। इसको देखिए हमने रूप में पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अर्ध लगा है, यहाँ पे हमने पूर्ण कर दिया। अब व की मात्रा के अनुसार विच्छेद करेंगे तो देखिए ओ कर दिया, वो है ना, वो है तो ओ लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ देखिए लगा क्या है, ऊ लगा हुआ है और यहाँ पे ओ हो गया, तो ऊ और ओ क्या हो गया, वो में बदल गया, ठीक है, वो में बदल गया। ऊ और ऊ के साथ भिन्न स्वर आता है तो व में बदल जाता है, मात्रा ओ के अनुसार लग जाएगी, वो हो जाएगा। अब ये इसके साथ आ जाएगा जो अर्ध रूप में यहाँ पे लगा है ये चीज, तो ये हो जाएगा गुरु वोदन, ठीक है।
व के ऊपर अर्धरूप में पूर्ण फिर से यहाँ पे लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गुरुवोदन हो गया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, गुरुधन ओदन गुरुवोदन होगा, बड़ी ऊ बड़ा ऊ और ओ वो बन गया, व के अनुसार ये मात्रा लग गई वो हो गया, और ये वो जब आएगा यहाँ पे शब्द में तो इस अर्ध वर्ण को फिर ये जो हमने पूर्ण वर्ण के रूप में इसे लिख दिया ये फिर अर्ध हो जाएगा और व के ऊपर लग जाएगा ताकि उच्चारण आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, तो गुरुवोदन हो गया। तो इस तरीके से आप यण स्वर संधि का नियम देख लिए और उसके रिलेटेड उदाहरणों को देख लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं कल के पार्ट में चूंकि अयादि स्वर संधि और बच रही उसे भी बता दूंगा और यण स्वर संधि से रिलेटेड कुछ और उदाहरण आपको आरंभ में ही बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपकी स्वर संधि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, फिर हम व्यंजन और विसर्ग संधि को देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।